नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। देखिए, आज है 14 मई 2024 और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग चीजों को डिटेल्स में शुरू करें इसके पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें फटाफट। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा ये सभी लोगों के लिए। और हमारा लक्ष्य है कि हमारा करंट अफेयर्स जो है, जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उस तक ये वीडियो हमारा पहुंचना ही पहुंचना चाहिए, ये लक्ष्य हमारा है। और साथ ही साथ में वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर तुरंत फटाफट करिए। और फिर हम लोग जो है आते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं क्या कि पिछले वीडियो मैंने आपसे कहा था कि आज हम लोग कुछ बेहतर करेंगे, कुछ नया करेंगे। तो आज नया क्या कुछ है वो हम लोग वीडियो के अंत में देखेंगे। और पिछली वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर मैंने आप लोगों से कहा था कि कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत लोगों ने दिया था। उम्मीद करता हूं कि आज ये संख्या बढ़ेगी और आप लोग प्रश्नों के उत्तर जरूर देंगे जो वीडियो के अंत में आपसे मैं पूछूंगा। खैर, पिछले वीडियो का जो प्रश्न था वो क्या था कि नेल्सन मंडेला को शांति का नोबेल प्राइज कब दिया गया। इसका जो सही उत्तर होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1993 यानी कि 1993। इस प्रश्न का उत्तर जिन लोगों ने दिया था उनको मेरी तरफ से बहुत सारी गुड विशेस हैं। आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए और सफलता को अर्जित करिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स पर और देखते हैं कि आज की हमारी जो पहली न्यूज है यानी कि जो करंट है वो क्या है। सबसे पहले न्यूज है यानी कि अब क्वेश्चन है कि हाल ही में 3D प्रिंटेड लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए इसरो, या फिर ऑप्शन नंबर बी डीआरडीओ, या फिर ऑप्शन नंबर सी नासा, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो फिर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, यानी कि अभी इसरो ने हाल ही में 3D प्रिंटेड लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है और इससे जो है काफी कुछ फायदा होगा ईंधन के क्षेत्र में। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या हम लोग। तो देखिए, हाल ही में इसरो ने लिक्विड रॉकेट इंजन यानी कि 3D लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है, यानी कि इसका सफल परीक्षण करके एक अपने आप में कीर्तिमान को क्या किया है, स्थापित किया है। इसके अलावा इस इंजन को अत्याधुनिक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक का प्रयोग करके, ये तकनीक का नाम है, याद रखिएगा। हो सकता है आपसे तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी पूछ ले कि किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये 3D लिक्विड रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया है। ठीक है, इसके अलावा इसके द्वारा बयान यानी कि इसरो के द्वारा बयान जारी कर कहा गया है कि यह इंजन 97% यानी कि 97% तक कच्चे माल की बचत करता है। तो ये अपने आप में जो है क्या है, एक बड़ी उपलब्धि है इसरो के लिए। साथ ही साथ में उत्पादन समय को 60% यानी कि 60% तक कम कर देता है ये उत्पादन समय को। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक अच्छी जो है उपलब्धि है इसरो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा हम लोग इसरो के बारे में देख लेते हैं क्योंकि इसरो से संबंधित प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर हम लोग इसरो की बात करते हैं तो इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो भारत की अंतरिक्ष क्या है, एजेंसी है। इसके अलावा पहले इसरो को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था, जिसे डॉक्टर विक्रम ए साराभाई की दूरदर्शिता पर 1962 यानी कि 1962 में क्या किया गया था, भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। और डॉक्टर विक्रम ए साराभाई के बारे में आप लोग डिटेल्स में जानते होंगे। इनके कई सारी रिसर्च, इनके कई सारे जो है कार्य आप लोगों ने पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो आज डिटेल्स में विक्रम साराभाई के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए कि क्या क्या इनकी उपलब्धि रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग इसरो के प्रॉपर गठन की बात करते हैं कि इसरो का प्रॉपर गठन कब किया गया था, तो इसका गठन 15 अगस्त 1969 यानी कि 15 अगस्त 1969 को किया गया था। ध्यान रखिएगा। दूसरा इसमें, इसको तुरंत इंपॉर्टेंट लगाइएगा टिक। इसके अलावा मुख्यालय की बात करते हैं इसरो की, तो कहां पर है मुख्यालय, इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग डीआरडीओ की स्थापना की बात करते हैं तो 1958 में डीआरडीओ की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। और डीआरडीओ दरअसल
रक्षा अनुसंधान संबंधित जो है क्रियाकलापों को करता है। तो डीआरडीओ के बारे में कई बार टिप्पणी लिखने के लिए आती है, तो टास्क आपका है कि डीआरडीओ के बारे में अच्छे से आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा और डीआरडीओ की क्या कुछ उपलब्धि रही हैं। मैंने आपसे पिछली बार कहा था कि जब मेरा करंट अफेयर्स करिए तो साथ में कॉपी पेन जरूर लिख के क्या कहता है साथ में रखिएगा, ताकि कॉपी में चीजों को आप लिखते रहिए कि जो कुछ मैं पॉइंट्स बताऊं उसको नोट डाउन करिए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 10 से 15 मई 2024 के मध्य में, कब से कब तक, 10 से 15 मई, ध्यान रखिएगा, के मध्य किन देश के राजनयिक भारत सहित अन्य 2 देश की यात्रा पर रहेंगे। यानी कि अभी हाल ही में जो है 10 से 15 मई डेट, किस देश के राजनयिक जो है भारत आ रहे हैं, भारत की यात्रा पर रहेंगे और साथ साथ में भारत की यात्रा के साथ साथ में 2 अन्य और देशों की यात्रा करेंगे। ठीक है, तो वो कौन है, तो वो आपके ऑप्शन बताना है आपको कि ऑप्शन नंबर वो राजनयिक अमेरिका के हैं या फिर ब्रिटेन के हैं या फिर सी फ्रांस के हैं या फिर डी जर्मनी के हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका के जो राजनयिक हैं अभी हाल ही में यानी कि 10 से लेकर के 15 मई के मध्य में भारत आ रहे हैं और भारत की यात्रा करेंगे और साथ ही साथ में 2 और अन्य देशों की यात्रा करेंगे। तो कौन से वो 2 अन्य देश हैं, आइए हम लोग देखते हैं व्याख्या के अंतर्गत। तो 10 से 15 मई के बीच अमेरिका के वरिष्ठ राजनयिक डोनाल्ड लू, क्या नाम है इनका, डोनाल्ड लू, भारत सहित श्रीलंका देश याद रखिएगा और बांग्लादेश की यात्रा पर रहेंगे। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि तीनों देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना और स्वतंत्र, खुले एवं समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अमेरिका का समर्थन प्रदर्शित करना है। ध्यान रखिएगा, और हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है भारत के लिए बहुत ही मजबूती का काम करता है। अगर हम लोग भारत के संदर्भ में बात करें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तो आप लोग हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि विध्वंसक पोत हेल्सी किस देश से संबंधित है। आपके ऑप्शन नंबर हैं कि ऑप्शन ए चाइना यानी कि चीन, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका या फिर ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। यानी कि ये जो विध्वंसक पोत हेल्सी है ये किस देश से संबंधित है। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये दरअसल अमेरिका से संबंधित है। अब इस चर्चा में क्यों है, क्योंकि जो ये पोत हेल्सी है वो कहां पर देखा गया था, ये देखा गया था, आइए हम देखते हैं, ये देखा गया था दक्षिण चीन सागर में। इसकी गतिविधि को क्या की गई थी, देखी गई थी दक्षिण चीन सागर में। ठीक है, तो इसलिए जो है ये चर्चा में रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो विध्वंसक पोत हेल्सी अमेरिका का है, एक बात। दूसरा, हाल ही में अमेरिका का विध्वंसक पोत हेल्सी दक्षिण चीन सागर से गुजरा, यानी कि वहां से क्या हुआ, गुजरा ये दक्षिण चीन सागर से। दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर चीन दावा करता है और आपको बता दूं कि दक्षिण चीन सागर अक्सर विवादों में रहता है और ये आपके मुख्य परीक्षा में पेपर 3, ठीक है, सॉरी पेपर 2 जो आपका है आईआर यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, उसमें जो है दक्षिण चीन सागर आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां पर आपको चीजों को पढ़ना है। तो इस पर प्रश्न हमने आज बनाया है और आज हम लोग देखेंगे इस पर क्या कुछ आपको करना रहेगा। ठीक है, तो दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर चीन दावा करता है, जिसमें फिलीपींस भी सम्मिलित है, वियतनाम, इंडोनेशिया, कॉमा लगा लीजिएगा, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनोई जैसे देश भी क्या है इसमें सम्मिलित हैं। तो ये अपने आप में बहुत जो है विवादों में रहता है अक्सर दक्षिण चीन सागर, और इस पर परीक्षा में प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है और अभी भी इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, 77वें यानी कि 77वें कान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब से कब तक हो रहा है, बताइए फटाफट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है 14 से 25 मई, ऑप्शन नंबर बी 14 से 25 जून या फिर ऑप्शन नंबर सी 28 से 30 जून या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइए फटाफट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 से लेकर के 25 मई 2024 के मध्य में कौन फिल्म फेस्टिवल जो है मनाया जाएगा। और यहां से प्रश्न बन सकता है, क्यों बन सकता है, आइए व्याख्या में देखते हैं कि क्यों जो है इस बार
परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछ सकता है, क्योंकि इस बार कौन फेस्टिवल में भारत जो है भारत पर्व जो है शुरू कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग इसकी व्याख्या। तो 77वें कौन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 14 से लेकर के 25 मई, याद रखिएगा डेट अक्सर यूपी पीसीएस में आरआरआर में जरूर पूछता है। ठीक है, इसके अलावा वर्ष 2024 में भारत की तरफ से कौन फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व की मेजबानी की जाएगी, यह पॉइंट आपको याद रखना है। और भारत पर्व के अंतर्गत क्या कुछ होगा, तो इसके अंतर्गत भारत में मौजूद असंख्य रचनात्मक अवसरों से रूबरू कराया जाएगा, एक पॉइंट। दूसरा इसमें क्या होगा, इसके साथ साथ में जो 20 से लेकर के 28 नवंबर यानी कि 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होने वाले, कहां पर, पॉइंट याद रखिएगा, गोवा में आयोजित होने वाले 55वें यानी कि 55वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आधिकारिक पोस्टर और ट्रेलर का जो है भारत पर्व पर क्या होगा, अनावरण भी होगा। तो ये पॉइंट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए 55वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कब से कब तक होगा, या फिर पूछेगा कहां पर होगा, तो गोवा में होगा। कब से कब तक होगा, 20 से लेकर के 28 नवंबर के मध्य में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 11 मई, 12 मई, 13 मई या फिर 14 मई। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 मई को जो है अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, आइए हम लोग जो है व्याख्या के अंतर्गत इसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो वर्ष 1974 में यानी कि 1974 में 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यहां ठीक है, अब यह दिवस, इसको यह कर लीजिएगा, यह दिवस मशहूर नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में क्या होता है, मनाया जाता है, जिनका जन्म जो है कब हुआ था, इनका जन्म 12 मई 1820 का हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया था। ठीक है, और उनके उन अभूतपूर्व कार्यों को देखते हुए ही जो है क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाने लगा, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में इन्हें लेडी विद लैंप के नाम से भी जाना जाता है। तो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि लेडी विद लैंप के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है, तो तुरंत उत्तर दीजिएगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है किस नाम से जाना जाता है, लेडी विद लैंप के नाम से जाना जाता है। अब अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस की अगर बात हो रही है तो इसकी थीम वर्ष 2024 की क्या थी, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो थीम है इस वर्ष की, हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति। ठीक है, ये आपका क्या है, थीम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, कारण क्या है, तो इसी के दिन जो है 1998 में यानी कि 1998 में है भारत ने जो है परमाणु परीक्षण किया था अटल बिहारी वाजपेयी की सत्ता वाली सरकार में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ऐसे में भारत जो है 6ठे नंबर का जो है परमाणु शक्ति वाला देश बन गया था, 6ठे नंबर का। कितने नंबर का, 6ठे नंबर का। तो ये अपने आप में यानी कि वर्ष 1998 में 1998 में राजस्थान के पोखरण में जो है इसका परीक्षण किया गया था और भारत जो है विश्व की सबसे मजबूत जो है देशों में सामने उभरा था। ओके सॉरी, आइए देखते हैं इसकी हम लोग व्याख्या। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ए यानी कि 11 मई। व्याख्या देखते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है। भारत द्वारा 11 मई 1998 यानी कि 11 मई 1998 को क्या हुआ था, राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। ध्यान रखिएगा, इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इसे ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया था। और आपको बता दूं कि ये जो ऑपरेशन शक्ति नामक जो प्रोग्राम था यानी कि जो परीक्षण किया गया था, ये बहुत ही गोपनीय तरीके से किया गया था, क्योंकि अमेरिका जैसे देश जो है भारत पर बहुत ही कड़ी निगरानी में थे, क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी एक जो है परमाणु परीक्षण ऑलरेडी किया जा चुका था।
तो ये अपने आप में जो है बहुत गोपनीय था। यहां तक कि जो सेना के जो वरिष्ठतम अधिकारी थे उन तक भी ये न्यूज नहीं थी कि जो है किस तरीके से चीजों को कराया जा रहा है। और इसमें इस परमाणु परीक्षण में जो है आपके जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं यानी कि थे कौन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनका भूतपूर्व जो है योगदान इस मिशन में रहा है। तो हम उन्हें आज नतमस्तक करते हैं कि उन्हीं के जो है प्रयासों के फलस्वरूप ये चीजें हो पाई। हालांकि कई और अन्य बहुत बड़े वैज्ञानिक जो है इस जो है पूरे प्रोग्राम में सम्मिलित थे। ठीक है, इसके अलावा और भारत न्यूक्लियर वेपन वाला दुनिया का छठा देश बन गया जब 11 मई 1998 को जो है इसका परमाणु परीक्षण किया गया था। इसके अलावा इसके पहले 1974 यानी कि वर्ष 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था जिसे ऑपरेशन बुद्धा के नाम से जाना जाता है। कई बार आपसे ऑपरेशन बुद्धा के बारे में पूछ लेता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने हेतु किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने कानून बनाया है? कौन सी ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए कानून को अपनाया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में अच्छा पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। ब्रिक्स में कौन कौन से देश सम्मिलित होते हैं ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी WHO या ऑप्शन नंबर सी यूरोपीय संघ, ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूरोपीय संघ ने अभी हाल ही में महिलाओं के खिलाफ, यानी कि यूरोपीय संघ में जितने शामिल देश हैं उन शामिल देशों के अंतर्गत महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों से निपटने के लिए, उन्हें प्रतिबंधित करने के लिए यूरोपीय संघ ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है महिला से संबंधित कानून बनाया है। ठीक है, चलिए, तो वर्ष 2024 में यूरोपीय संघ द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए कानून बनाया गया है। इसके अलावा यह कानून यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार से निपटने के लिए बनाया गया है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा यूरोपीय संघ के बारे में कि दरअसल इसकी स्थापना कब हुई थी, और यूरोपीय संघ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। आपके सिलेबस में पेपर सेकंड में, मुख्य परीक्षा पेपर सेकंड में अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं दे रखा है, वही का टॉपिक है ये। तो जितनी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ साथ में राष्ट्रीय संस्थाओं से भी संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यूरोपीय संघ की अगर स्थापना की बात करते हैं हम लोग, तो 1 नवंबर 1993 यानी कि 1 नवंबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर है इसका? मुख्यालय है इसका ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? उर्सुला वॉन डेर लेयन जो है यूरोपीय संघ के वर्तमान क्या है? अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, ब्लू सिटी के नाम से किसे प्रसिद्ध, कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन नंबर है ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर, या फिर डी मुंबई। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि जोधपुर को हम लोग ब्लू सिटी के नाम से भी क्या होते हैं, जानते हैं। व्याख्या देखते हैं। 12 मई 1459, 12 मई 1459 को जोधपुर शहर की स्थापना हुई थी। इसे ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और इसे राठौड़ वंश के प्रमुख जो है राव जोधा, ठीक है, ने इस शहर की स्थापना की थी। इस बात को ध्यान रखना है। इसके अलावा इस शहर को हम लोग सूर्य नगरी के नाम से भी जानते हैं। यह पॉइंट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और जोधपुर में कई सारे मजबूत किले वगैरह बने हैं, और जोधपुर अपनी खूबसूरती के लिए, अपने ऐतिहासिक जो है पृष्ठभूमि के लिए जाना जाता है। और जोधपुर जो है आपका राजस्थान का द्वितीय सबसे बड़ा शहर और समृद्ध शहर भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन पॉइंट्स को सारे। चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का पहला संसद सत्र बुलाया गया था, कब बुलाया गया था? 1950 या 1952 या फिर 1954 या फिर 1949? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, यानी कि 1952 में जो है स्वतंत्र भारत का पहला संसद सत्र बुलाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो 13 अप्रैल 1952 को स्वतंत्र भारत का पहला संसद सत्र बुलाया गया था। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या है कि 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा यानी कि उच्च सदन का गठन किया गया था। इसके अलावा 17 अप्रैल 1952, ये डेट भी याद रखिएगा, 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा यानी कि निम्न सदन का गठन हुआ था। तो कई बार ऐसे प्रश्न जो है फैक्चुअल पूछ लेता है, क्योंकि
कुछ प्रश्न हमारे में इसमें ऐसे रहते हैं जो ऐतिहासिक होते हैं, जैसे जो डेट आती रहती है उन डेटों से संबंधित जो डेटा होता है वो मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में डालता रहता हूं। ठीक है, तो ये हो गया आज आपका प्रश्न। अब हम आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर, यानी कि आज का प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन क्या है, 55वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कब होगा? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 20 से 28 नवंबर, बी 15 से 20 नवंबर, सी 20 से 28 दिसंबर, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। ये आपको क्या करना है, उत्तर देना है, ध्यान रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, तो इसका उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। अब मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि आज हम लोग कुछ नया करेंगे, बेहतर करेंगे, और उसमें एक कदम हमने और बढ़ाया है करंट अफेयर्स के जो है वीडियो में, और वो हम अब आप लोग को कुछ प्रश्न देंगे जो वीडियो से संबंधित होगा, और वो आपको अपने एग्जाम के लिए क्या होगा, जरूरी रहा करेगा। इन प्रश्नों को आप लोग प्लीज नोट करिएगा। अगर जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा अगर आप उसको करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो पेपर फर्स्ट में सामान्य अध्ययन के पेपर फर्स्ट में इंडियन सोसाइटी, पेपर सेकंड में आपका सोशल जस्टिस गवर्नेंस, ठीक है, आईआर, और साथ ही साथ में पेपर थर्ड में आपका एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, इनके जो प्रश्न होंगे जो करंट ओरिएंटेड होंगे, इन सारे प्रश्नों को आप बखूबी ढंग से कर ले जाएंगे। साथ ही साथ में पीसीएस में पेपर नंबर 5 एंड 6 के जो प्रश्न होंगे करंट ओरिएंटेड, वो भी हम लोग वीडियो के माध्यम से करते चलेंगे। तो ये सारे प्रश्न आप लोग नोट करते रहिएगा और इन पर अभ्यास करने की कोशिश करिएगा। तो वीडियो के आधार पर जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है, वो है कि दक्षिण चीन सागर विवाद से आप क्या समझते हैं, यानी कि दक्षिण चीन सागर विवाद क्या था, ठीक है, और साथ ही में भारत के संदर्भ में दक्षिण चीन सागर के महत्व पर चर्चा कीजिए। यह प्रश्न आपको लिख करके अभ्यास अपने आप में करना है, नोट कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है, जिसको हम लोग आईएसए बोलते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है, और भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने हेतु क्या कदम उठाए हैं, चर्चा कीजिए। ये आपके दो प्रश्न हैं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसी तरीके से हम लोग डेली जो है अपने करंट के वीडियो में इस प्रकार के प्रश्नों को जो है सम्मिलित करते रहेंगे। इससे जो है घर बैठे आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी प्रॉपर तरीके से होती रहेगी, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, और प्री के लिए जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका उत्तर आप लोग प्लीज देने की कोशिश जरूर करिएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।